पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। अगला प्रश्न, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? वो थे सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु व झेलम के बीच क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो था चार्ल्स विल्किंस। कौन था? चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन ओनली वन क्या था? शिकार था। क्या था? शिकार। अगला प्रश्न है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में क्या होता है? दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। कितना है? 71%। सूर्य क्या है? तो आप सभी को पता है कि सूर्य क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर का जो ऊपरी सतह है जिस पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तापमान होता है। अगला प्रश्न है आपका कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर और F.S. ग्राउसे और एक, ये सब क्या थे? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो ये कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। किसने? मैडम भीखाजी कामा ने। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ये आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर क्या है? आधारित है। किस पे? शक संवत पे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? वो था एडवर्ड लुटियंस। कौन था? एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो ये 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो ये था रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। किसके कार्यकाल? रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापा जाता है? तो ये बिट में क्या होता है? मापा जाता है। अगला प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? तो 1 KB होता है। क्या होता है? 1 KB होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ये स्टोरेज से संबंधित है। क्या? मेमोरी शब्द। अगला प्रश्न है, अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है होम पेज। आप देखते होंगे क्या कहा जाता है इसे?
होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो यह है सन माइक्रोसिस्टम। नेक्स्ट है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है, जो वाराणसी से कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो ये आपका गुजरात है। कौन है? गुजरात की तटरेखा सबसे क्या है? लंबी है। अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये है आपका चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो याद रखिएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये यमुना है। कौन है? यमुना। अगला प्रश्न है आपका कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट, लोनार झील किस प्रकार का झील है? एक क्रेटर झील है। नेक्स्ट है आपका, उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो वो लोनार झील है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो है चो लहामू झील। कौन है? चो लहामू झील। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो वो है बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती है? तो ये वायु क्रिया द्वारा निर्मित झीलें मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है। नेक्स्ट, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो इसके मध्य हुसैन सागर झील क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न था, वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो वेमनाथ झील केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, वेमनाथ झील में कौन सी द्वीप स्थित है? तो वेमनाथ झील में वेलिंगटन द्वीप क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-47A। ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, अल्टमुदी झील केरल की किस प्रकार की झील है? तो ये लैगून झील है। कौन सी झील है? लैगून झील है। अगला प्रश्न है, केबुल लामाजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो ये लोकटक झील में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कैसे पानी का झील है? तो ये खारे पानी का झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। अगला प्रश्न है आपका कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? ये एक लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अशोक मेहता ने की थी। किसने की थी? अशोक मेहता ने। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? तो है ग्राम सभा और पंचायत। कौन है? ग्राम सभा और पंचायत। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है। तो ये राज्य सरकार पे किस में निर्भर करता है? राज्य सरकार पे। नेक्स्ट है, खंड स्तर पर पंचायत समिति है, तो यह है प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है, तो यह है राज्य सूची में। किस सूची में है? राज्य सूची में है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? यह भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन भाषा है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी है? तो वहाँ पे जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो आपका कितना है? वो 6 भाषाएं हैं। वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश और चीनी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर किस वृक्ष की शाखाओं का प्रतीक चिन्ह है? ये जैतून की शाखाओं का क्या है? प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। अगला प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो 193 हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? तो वीटो का विशेषाधिकार क्या है? उन्हें प्राप्त है।
अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ये नीदरलैंड हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो ये महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। अगला जो प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसकी प्रारंभ कब हुई थी? तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार, तो ये 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है राइट लाइवलीवुड अवार्ड, ये 1980 में शुरुआत हुआ था। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1951 में शुरुआत हुआ था। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। सामाजिक परिवर्तन व दलितों का उद्धार के लिए यह पुरस्कार क्या होता है? दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये परिवार नियोजन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है जे.डी. बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय संस्कृति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए यूनेस्को मानवाधिकार पुरस्कार, यह मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के लिए दिया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार ये दिया जाता है 1972 से इसकी शुरुआत हुई थी। धर्म की उन्नति के लिए यह पुरस्कार क्या किया जाता है? दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, ये पुरस्कार 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सद्भावना पुरस्कार, यह 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए यह पुरस्कार क्या होता है? दिया जाता है। अगला प्रश्न भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और कहाँ आरंभ की गई थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ये क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? ये किया गया था नागौर में। कहाँ किया गया था? नागौर में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई, तो 2 अक्टूबर 1953 को इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। अगला प्रश्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण था? तो इसका कारण था शिक्षा। नेक्स्ट पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, तो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन था बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, इसका सुझाव बलवंत राय मेहता ने दिया था। अगला प्रश्न लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाले समिति का क्या नाम था? तो इसका नाम था सादिक अली समिति। क्या नाम था? सादिक अली समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की अनुशंसा की गई, तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 द्वारा क्या की गई? पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी, तो ये भी की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट है राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है शांतिवन किसकी समाधि स्थल? जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की। नेक्स्ट है शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी की। अभय घाट है मोरारजी देसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसान घाट। किसान घाट देख लीजिए, किसान घाट है चौधरी चरण सिंह की। वीरभूमि है राजीव गांधी की। अब यहाँ पर है सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सा झील है? बैकाल झील, जो रूस में स्थित है। दुनिया का सबसे गहरी झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। टिटिकाका झील जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न सबसे बड़ा लैगून झील। सबसे बड़ा लैगून झील लेगुआ डॉस पैटोस ब्राजील में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना साल्टो एंजिल जो कैरोना नदी वेनेजुएला में क्या है? स्थित है। सबसे बड़ा जलमंडरू मध्य डेविस जलमंडरू मध्य ग्रीनलैंड एवं वैफिन द्वीप के बीच स्थित है। सबसे बड़ा गल्फ, सबसे बड़ा मैक्सिको का गल्फ है। कौन सा गल्फ है? मैक्सिको का गल्फ है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय
है एशिया। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है आपका सबसे ऊंचा पठार जो पामीर का पठार है, ये तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी तो माउंट कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट आपका है सबसे विशाल ज्वालामुखी तो ये मौना लोआ जो हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा बांध तो रोगिस्की उज्बेकिस्तान में जो बांध है। अगला है सबसे लंबा, यहाँ पर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो वो देख लीजिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। सबसे लंबा रेल मार्ग ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग है। सबसे बड़ी रेल सुरंग तो ये सिकेन रेल सुरंग जापान में स्थित है। सबसे बड़ी सड़क तो सेंट गोलाथार्ड स्विट्जरलैंड में क्या है यह स्थित है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग भारत में स्थित है। सबसे लंबा सड़क पुल ये ढोला सादिया पुल भूपेन हजारिका पुल के नाम से जो जाना जाता है। अगला है सबसे विशाल स्टेडियम तो युवा भारती साल्ट लेक कोलकाता में स्थित है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। नेक्स्ट है आपका कि सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य तो ये महाराष्ट्र है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे बड़ा अजायब घर है आपका कलकत्ता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद बीजापुर। अगला प्रश्न सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है तो गोमतेश्वर कर्नाटक में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो मासिनराम मेघालय में क्या है स्थित है। नेक्स्ट सबसे बड़ा लिवर पुल कौन सा है तो हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में स्थित है। सबसे लंबी नहर है ये इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में क्या है स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई तो 1946 में हुई। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है तो इसे हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है हार्डवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार रख सकता है ये क्या कहलाता है तो इसे चिप कहा जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है तो फॉर्ट्रेन है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है तो ये विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। नेक्स्ट कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है तो ये व्यावसायिक कार्य के लिए क्या है उपयोगी है। अगला प्रश्न किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है तो ये कोबोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सा है तो वो फॉर्ट्रेन है। नेक्स्ट आप देख लीजिए अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है तो कोबोल है। नेक्स्ट आपका आनंद मठ के लेखक कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है आपका भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था तो ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है ये है अरविंद घोष। कौन है अरविंद घोष। अगला प्रश्न है आपका बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। कौन थे सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है आपका भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या की गई गठित की गई। अगला प्रश्न भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है। अगला प्रश्न ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे अभिनव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न सौर प्रणाली की खोज किसने की तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की। अगला प्रश्न नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है ये दिखाई देता है 21 जून को। कब दिखाई देता है 21 जून को। अगला प्रश्न देख लीजिए एक ग्रह के की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है तो इसे अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। देख लीजिए एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है इसे उपसौर कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं इसे उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारा उपग्रह कौन है चंद्रमा है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है आपका आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है फिर शनि है उसके बाद आपका अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध है। इस तरह से आकार में घटते क्रम में है। अगला प्रश्न सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम कितना हो सकता है तो जब वह सूर्य के समीप होता है तो उसका वेग क्या होता है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है आपका सूर्य के पृथ्वी से
केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो ये सबसे पहले जो ऊपरी होता है वो सीमा, उसके बाद सियाल और सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था श्वेश ने। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो वो निकेल है। क्या है? निकेल। सौर मंडल का क्या तात्पर्य है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। अगला प्रश्न, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ध्रुवों से क्या होती है? मापी जाती है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो ये 100 किलोमीटर मापी गई है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ध्रुवों में क्या होती है? मापी जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस जब वृद्धि दर होगा 32 मीटर चलने के बाद कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे उच्चतम तापमान होता है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट, जिसका पुस्तक आप जानते होंगे इंडिका है। अगला प्रश्न है आपका, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमेशा हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों के घेरी गई समाधियां या कब्र। अगला प्रश्न है आपका कि किस पुस्तक को 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये कौन सा पुस्तक है? ये पंचतंत्र है। कौन सा है? पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो सिक्कों के एवं धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज क्या कहा जाता है? कहा जाता है। स्वप्न वासनावद दत्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भास। कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये तर्क शास्त्र के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उस स्रोत का नाम बतलाया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो है मिलिंद पनो। निष्ठ आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है तो वह क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगला प्रश्न है आपका, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो आर्कीमेडू से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मणी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो वो चावल था। मानव जिस अनाज का सबसे पहले प्रयोग किया था वो कौन था? चावल था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न, कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिलपस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात है? तो ये आर्कीमेडू है। आर्कीमेडू है। नेक्स्ट है आपका, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर क्या करते थे? उन्हें दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं और शैल चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो थी खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि थी? वो थी आपका खरोष्टी लिपि। अगला है, मालती माधव के लेखक कौन है थे? तो ये भभूति मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो वो था विशाखा दत्त। कौन था? विशाखा दत्त। अगला प्रश्न, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ये चंदेल वंश थे। आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो ये संगमरमर से बनाया था। किससे बनवाया था? संगमरमर से बनवाया था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मणी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो चावल था। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि इस एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो ये शैव धर्म के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रकूटों को क्या किया जाता है? दिया जाता है। अगला प्रश्न, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह देव बर्मन ने क्या किया था? इसे बनवाया था। और अगला प्रश्न, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आपको अगर हमारे यह मेहनत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से
कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वो कब से कब तक माना गया है? तो ये माना गया है 2400 ईसा पूर्व से लेकर कितना 1700 ईसा पूर्व तक। इस काल को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम सहनी ने। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है वो किसे माना जाता है? हड़प्पा को माना जाता है। किसे माना जाता है? हड़प्पा को माना जाता है। नेक्स्ट है, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर है वो दो है, एक लोथल और दूसरा है सुतकोटदा। कौन सा है? सुतकोटदा। तो ये दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खोज दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। और नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ये सिंधु नदी के तट पर क्या है? स्थित है। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये भी सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या है? स्थित है। ये लरकाना जिला में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण जो सिंधु घाटी सभ्यता में है वो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा आपको बता दे कि घग्गर नदी के तट पर, ये कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के, ये भी किस राज्य में है? राजस्थान में है। तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिला में क्या है? स्थित है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं सुरकोटदा से। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। आपको बता दें कि यहाँ पर घोड़े के अवशेष जो सुरकोटदा से मिले हैं और कई चीजें अलग अलग क्षेत्रों से मिला है, जैसे जोता हुआ खेत मिला है कालीबंगन से। लोथल को आपको बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे सुरकोटदा की बात करें तो ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित? दास्क नदी के तट पर स्थित है। ये पाकिस्तान के मकरान में, मकरान क्षेत्र में क्या है? ये पाकिस्तान के मकरान क्षेत्र में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कहाँ से? तो ये मिला है कालीबंगन से। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मैंने पहले बताया कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बिहार के लोगों, बिहार के स्टूडेंट को मौर्य साम्राज्य पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने अखंड भारत की संकल्पना की थी। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम। जैसे मौर्य जो साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने के बाद, किसे? घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के गद्दी पर बैठा था। इसने 322 ईस्वी पूर्व में, कब? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की गद्दी पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था। साथ में बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। और इसने अपनी अंतिम सांस कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ली थी। इसके बाद क्या आता है? चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कुछ और बातें, जैसे 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। और उसने क्या किया? हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने
जो जैन धर्म की शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? वो भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से। और इसी के टाइम में जो इंडिका पुस्तक था, आपको पता होगा इंडिका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? वो है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं अशोक। इस काल में अशोक सबसे महान राजा हुआ है। तो अशोक, सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो ये वर्णन हुआ है विशाखा दत्त के बुक में। किसके बुक में? विशाखा दत्त के बुक में। हम यहां पे बात करते हैं थोड़ा सा अशोक की। तो अशोक का जो जन्म हुआ था, अशोक सबसे पहले काफी महान राजा हुआ। अशोक जो राजगद्दी पर बैठा था वो कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। अशोक की जो माता थी उसका नाम क्या था? सुभ्रांगी। कौन था? सुभ्रदांगी। नेक्स्ट है, अशोक जब राजगद्दी पे बैठा था उस टाइम कहां का राज्यपाल था? तो वो अवंती का राज्यपाल था। याद रखिए, कहां का था? अवंती का राज्यपाल था, जिसके बाद वह क्या बना? एक सम्राट बना था। आगे है कि अशोक का नाम जो अशोक है, यह कैसे पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक है? तो यह पता चलता है मास्की, अशोक के मास्की लेखों से, अभिलेख से। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस अभिलेख में पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक है? तो वो पता चलता है आपको मास्की अभिलेख से। याद रखिएगा, मास्की। अगला प्रश्न देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? तो पहले ही मैं इसका जिक्र कर लिया हूं कि कहां गुजारा था? सरबनबेल गोला में। कहां पे? सरबनबेल गोला में उसने अंतिम सांस ली थी। अगला है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे, जो हमने बताया उससे पता चल गया होगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला राजा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो ये आया, आपको बता दे कि कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जो व्यक्तित्व में, उसके मन में, उसकी सोच में सब कुछ क्या हो गया था? बदल गया था। अशोक के जो शिलालेख है उससे कई बातें पता चलता है। आपको बता दें कि सबसे पहले जो ये कलिंग युद्ध है, अशोक के 13वें शिलालेख में ये पता चलेगा। जब आप 13वें शिलालेख देखेंगे तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है, जिसमें पता चलता है कि अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई इस शिलालेख में। और आपको बता दे कि इसके बाद अशोक के मन में बिल्कुल परिवर्तन आ गया। युद्ध करना अशोक छोड़ दिया। जनता के प्रति पिता पुत्र के भांति व्यवहार करना वो उसने क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। साथ में अशोक के जो पहले शिलालेख है जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? पशु बलि की निंदा की गई है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक, आप सभी को अभी ही बताया हमने कि किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था? बिंदुसार। यानी उस चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार, और बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो सेल्यूकस को इसने पराजित किया था किस वर्ष? 305 ईसा पूर्व में। कब किया था? 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो देव नाम प्रिय के नाम से अशोक ही क्या है? विख्यात है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो ये है उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से क्या करती है? लगती है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की तटरेखा है। किसकी तटरेखा है? गुजरात की तटरेखा। आप मैप पे देखेंगे सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीयों में से किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। जिसमें यहां पर कौन कौन राज्य है? तो यहां पे नहीं गुजरती है की बातें कही गई है। तो यहां पे उत्तर प्रदेश से नहीं, बाकी झारखंड, मध्य प्रदेश,
गुजरात, इन सभी से होकर कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी हमने जिक्र किया इसका, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? रामेश्वरम द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है कि मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो समुद्री पार्क घोषित किया है कच्छ की खाड़ी को। किसे किया है? कच्छ की खाड़ी को। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे खोर निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। कहां पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से स्थित है? तो बस्तर क्षेत्र में जो स्थित है वो है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आपको बता दें कि आपके एग्जाम तक कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से जीके, जीएस और प्लस हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्लास लेकर हम आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कौन नहीं जानता, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन इसमें से नहीं था? तो वो नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। बाकी गोपालाचारी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी और बी आर अम्बेडकर, ये तीनों क्या थे? इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं था? तो ये प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने वाला कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे कौन? वीएन राव, वेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न की बातें करते हैं, वो देख लीजिए। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य में जो लोहा की प्राप्ति होती है वो किससे होती है? वो पालक से होती है। पालक में अधिक मात्रा में लोहा क्या होता है? पाया जाता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? लोहे मतलब पालक का सेवन करना चाहिए। हरी साग सब्जी आपको क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उससे पहले हम कुछ संविधान से रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं, जो हमने ऊपर दिखाई संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष। वहीं पे बात करते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दें कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, और इसी में क्या हुआ था कि सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इसी दिन। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। वहीं पे बात करें कि शासन प्रणाली जो संसाधनात्मक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिया गया था? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहां से? यूएसए के संविधान से। साथ में जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, ये कहां से लिया गया था? यूके से, यानी ब्रिटेन से लिया गया था। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया था? तो ये नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। क्या लिया गया था? नीति निर्देशक
तत्व लिया गया था कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। वहीं पे प्रस्तावना जो है हमारा, या समवर्ती सूची, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। आप आपातकाल की बात करें तो आपातकाल लिया गया था जर्मनी के संविधान से। हमारे संविधान का अलग अलग देशों से कई सारे स्रोत हैं। साथ में हम बात करें कि कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था लिया गया था। वहीं पे हम बात करते हैं अगर कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य लिया गया था। वहीं पे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया था। ये सारी चीजें अलग अलग देशों से ली गई स्रोत है। अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो लौह तत्व जो भरपूर पाया जाता है वो है हरी सब्जियां। इसीलिए कहा जाता है कि हरी साग सब्जियां क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मैसूर में। कहाँ स्थित है? मैसूर में। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि आंख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? तो यह होता है नेत्रगोलक के छोटा होने के कारण। किसके कारण? नेत्रगोलक के छोटा होने के कारण। अगला है, हैजा का क्या कारण होता है? तो हैजा का कारण होता है जीवाणु। क्या कारण होता है? जीवाणु के कारण क्या होता है? हैजा होता है। अगला प्रश्न है कि खसरा रोग का कारण क्या है? तो खसरा रोग का कारण है आपका क्या? यहाँ पर विषाणु। क्या कारण है? विषाणु है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी किया जाता है। क्या किया जाता है? कीमोथेरेपी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी। इनके जो बुक है वो कौन सा है? बीजक। याद रखिएगा कौन सा है? बीजक। काफी फेमस है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था कहाँ पर? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था कौन? सर पैंथिक लॉरेंस। किसने किया था? सर पैंथिक लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था वो है विलियम वुड। कौन है? विलियम वुड। बाकी स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था कौन था? तो ये था जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था कौन? बेब मिलर था। कौन था? बेब मिलर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त किया था? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद सबसे पहले जो सत्याग्रह से जुड़े थे, आंदोलन से जुड़े थे, वो था चंपारण में। कहाँ था? चंपारण में। जो नील की खेती से रिलेटेड क्या था? सत्याग्रह था। अगला है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया? तो कैप्टन सैंडर्स को गोली मारा था कौन? भगत सिंह ने। किसने मारा था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था
सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? उस टाइम भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल माइक ओ डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। किसने की थी? उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? तो भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी कहां थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कहां थी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पुरुषपुर। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो इसका कारण था गांधार कला। क्या कारण था? गांधार कला। नेक्स्ट, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो ये थे स्कंद कार्तिकेय के क्या थे? समतुल्य थे। अगला प्रश्न है, कालिदास की कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। कौन सी वो कृति है? तो आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट, वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो यह है गुप्त युग को। किस युग को है? गुप्त युग को है। नेक्स्ट, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? तो इसे लिखा है कालिदास ने। किसने लिखा है? कालिदास की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज कहा गया है, आपको बता दूं, कि समुद्रगुप्त को। इसे कहा गया है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कब हुआ? गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो थे विष्णु। कौन थे? विष्णु। नेक्स्ट है कि इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो भारत का नेपोलियन कहा गया है किसे? समुद्रगुप्त को। किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां का संबंध है गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। नेक्स्ट, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। किससे जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कहां आया था? भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है किस युग को? गुप्त काल को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। भारत में सती प्रथा खत्म करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। किसे? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है एपोप्टोसिस।
एपोप्टोसिस। क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिका कोशिकाएं बनती है तिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्प्लीन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी में क्या पाई जाती है जो ये कीट से भिन्न होती है? तो मकड़ी के कुल 8 टांगे होती है, इसी कारण मकड़ी कीट से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में नई प्रतिजैविक की दाव से निकाला गया है जहरीले। आपको बता दें कि ये निकाला गया है मेढक से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है? तो आर्कियोपेटेरिक्स जिन प्राणियों के बीच की योजक करी है वह है सरीसृप व पक्षी। कौन है? सरीसृप व पक्षी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उड़ने वाला स्तनपायी है। तो आपको बता दें कि उड़ने वाला जो स्तनपायी है वो है चमगादड़। कौन है? चमगादड़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। तो हेलोफाइट्स जो होते हैं वो किस में अच्छी वृद्धि करते हैं? तो ये अच्छी वृद्धि करती हैं क्षारीय मृदा में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक परजीवी पर दूसरे परजीवी आश्रित रहने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उपपरजीविता। क्या कहा जाता है? उपपरजीविता। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है न्यूटन का। किसका है? न्यूटन का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? ये इसलिए छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से क्या है? वहाँ पे पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अल्प है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान क्या हो जाएगा? जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है? तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है। क्या होता है? द्रव्यमान तो सेम रहता है लेकिन भार क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपको बता दें कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल का गुणनफल है। तो आपको बता दें कि बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है धन आवेश आयन कहलाता है। तो धन आवेश आयन कहलाता है कैटायन का। किसका? कैटायन का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ऋण आवेशित आयन कहलाता है। तो ऋण आवेशित आयन आपको बता दी कि ये कहलाता है एनायन का। किसका कहलाता है? एनायन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में आपको बता दें कि ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। क्या होता है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। अगला प्रश्न है कि पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है। तो पानी में फिटकिरी इसके लिए मिलाई जाती है क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए पानी में फिटकिरी
बैक्टीरिया को मारने के लिए मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पीच ब्लेंड से। किससे किया जाता है? पीच ब्लेंड से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? तो मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैसोहोल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो आपको बता दें कि ये इथाइल अल्कोहल का क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी धातु है, तो आपको बता दें कि सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। कौन है? ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु है कौन सा? ये लिथियम है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारे का प्रमुख अयस्क है, तो पारा का प्रमुख अयस्क है सीनेबार। क्या है? सीनेबार। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चांदी का अयस्क है, तो चांदी का अयस्क आपको बता दें कि अर्जेंटाइन। क्या है? अर्जेंटाइन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो डीएनए रहित होने पर भी जो द्विगुणन करता है वो है तारक केंद्रक। कौन है? तारक केंद्रक। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में लीडिंग कोशिका पाया जाता है, तो स्तनधारियों में लीडिंग कोशिका वृषण में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम में आपको बता दें कि डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है किरोसिन में डुबाकर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक नाम है, तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। क्या है? कार्बामाइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वो है आपका आयोडीन। कौन सा तत्व है? वो है आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारा मरकरी का लैटिन नाम है, तो पारा का लैटिन नाम है हाइड्रा गैरम। क्या है? हाइड्रा गैरम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीसा का लैटिन नाम क्या है? तो सीसा का लैटिन नाम है अर्जेंटम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ है, तो सबसे कठोर पदार्थ आपको बता दे कि हीरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल होता है, तो आपको बता दे कि शुद्ध जल ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ये क्या होता है? ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो मलेरिया को भगाने में, मलेरिया बीमारी को ठीक करने में जो सबसे कारगर औषधि है वो है क्लोरोक्विन। क्या है? क्लोरोक्विन। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था सीवी देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो आपको बता दें यह अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। किसने की थी? रैमजे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है? तो आपको बता दें कि जब आप खाना पकाएंगे तो सर्वाधिक मात्रा में आपका विटामिन क्या होगा? नष्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सिंदूर का रासायनिक नाम है, तो सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम आपको बता दे कि किससे बनता है, ये गोल्गी काय। लाइसोसोम कहाँ बनता है, गोल्गी काय में। अगला प्रश्न, विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन संबंधित है। तो इसमें आपका संबंधित है कौन, जर्म प्लाज्म बैंक। कौन संबंधित है, जर्म प्लाज्म बैंक। अगला प्रश्न है कि जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है तंत्रिका में। किसमें, तंत्रिका में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो नियंत्रण में जो उत्तरदायी है वो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, जीन है। तो जीन क्या है, तो आपको बता दे कि जीन डीएनए का एक भाग है। क्या है, डीएनए का एक भाग है। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है। तो ये दिखाई पड़ता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। किसके कारण, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। इस तरह से आज का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किया। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।